रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है शनिवार के शाम के समय में मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हर बार हम अपने ही एक नए साथी से जुड़ते हैं और उनके जीवन की कहानी को सुनते हैं। कई बार हमें बहुत सारी प्रेरणादायी बातें मिलती हैं तो कई बार सोच में पड़ने वाली बातें भी होती हैं। तो आज की कहानी और आज का हमारा इस मन की आंखों से के साथी क्या करते हैं और उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है, चलिए जानते हैं। हम स्वागत करते हैं अविनाश भाई तनसुख राय दवे जी को। आप गांधीनगर से हैं और आप इंटरनेशनल वायलिन प्लेयर हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि दृष्टिबाधित होने के बावजूद वो एक इंटरनेशनल वायलिन प्लेयर है और उसके साथ साथ वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है इलेक्ट्रिशियन में। तो चलिए दोस्तों, इससे क्या एक्साइटमेंट हो सकता है उनके जीवन की कहानी को जानने का। अविनाश भाई, आपको रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आभार, शुक्रिया। अच्छा अविनाश जी, आपको ये विजन के अलावा और कोई शारीरिक तकलीफ थी? नहीं, कुछ। अच्छा, केवल विजन ही चला गया और उसमें भी मैंने कहा ना, ऐसी जोरदार उल्टी हुई और जो विजन चला गया उसके बारे में आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि देयर इज ऑप्टिकल नर्व एट्रोफी। मतलब समझो आप मेरे सामने खड़े हैं जी। तो मैं अपनी आंख में जैसे फोटो खींच जाता है जी। वैसे ही आप सबके समान नॉर्मली मेरी आंख में भी अपना चेहरा स्वयं देख सकते हैं। मतलब कि मेरी आंख में आपकी आंख के समान ही चेहरा पड़ता है, फोटोग्राफ हो जाता है, परंतु मेरे दिमाग को उसका पता नहीं चलता है कि आपका चेहरा कैसा है, कितने दूर है। अच्छा, आदि आदि। तो बीच के ज्ञान तंतु जो होते हैं ना जी, नर्व्स, वे फेल हो गए। तो कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सका? नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपको पहली बार देखने पर पता भी नहीं चलता है कि मैं वास्तव में ब्लाइंड हूँ या गलत कर रहा हूँ। आप तो ठीक है, सामान्य व्यक्ति हैं बहन जी, परंतु आई हॉस्पिटल में भी मुझे तकलीफ होती। सर्टिफिकेट अगर लेना है तो वे भी बहुत ही चेक करते हैं कंप्यूटर से, अलग अलग मशीनरी से, फिर उनको भी विश्वास होता है कि मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि ऊपर की मेरी आंख बिल्कुल अच्छी है। और आश्चर्य की बात तो यह है बहन जी कि जिसको दिखता है और एक्सीडेंटली ब्लाइंड हो गया, जैसे वाहन के ड्राइवर को एक्सीडेंट हुआ और तात्कालिक रूप से ब्लाइंड हो गया, उसकी आंखें जिसको कहते हैं ना फूट गई, टूट गई जी, ऊपरी आंख, और देखने का काम बंद हो गया, तो उसको अगर मेरी आंख दे दी जाए तो उसको अच्छी तरह से दिखता है। हाँ जी। अच्छा। और इसीलिए मैंने आई डोनेशन के लिए, हमारे गुजरात में सबसे अच्छी आई हॉस्पिटल है वीरनगर, आपने शायद नाम सुना होगा, वहाँ मैंने लिखवा रखा है कि मेरी आयु जब पूरी हो जाए, मेरी डेथ हो जाए, तब मैं दोनों आंखों का दान करूंगा। क्या बात है। क्योंकि और को तो मेरी आंख फिट हो जाएगी। मतलब आपको समझ में आए, इसलिए ये उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा कि जैसे लैंप खराब हो गया तब तो ठीक है, लैंप बदल कर आप प्रकाश ले सकते हैं, परंतु अगर वायरिंग खराब हो गया तो कितने ही लैंप बदलो, क्या फायदा होगा। सही बात है। उसी प्रकार मेरी आंख का ऊपरी भाग अच्छा है, अंदर से वायरिंग खराब हो गया, समझ गए। मेरी आंख दूसरे को काम लगेगी, लेकिन आपकी जो इंटरनल नसें है उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि उसके लिए खोपड़ी खोलनी पड़ती है ऑपरेशन के लिए। और खोपड़ी एक बार खुलने पर कुदरत की तरफ फिट नहीं होती है, फिर मगज काम नहीं कर सकता है और अंत में मैं पागल हो जाता हूँ या अतिशय दुख के कारण ये आत्महत्या कर लेना पड़ता है, जीवन संभव नहीं। जी जी जी। इसलिए जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वे भी मुझे यही सलाह देते हैं कि इतना अच्छा जीवन ईश्वर ने दिया है, तो वैसे पागल जीवन जीने से तो यही अच्छा है। सही बात है। आपने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की, अपने
एक चैलेंज खड़ा कर दिया दुनिया के सामने आप अपनी उपलब्धियों से, तो फिर क्यों नहीं। ठीक है बहन। अच्छा अविनाश जी, कुल मिला के आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? ये बैचलर डिग्री लिया बीए, और संगीत में शिक्षा अलंकार, मतलब इक्विवेलेंट टू एमएड। अच्छा, ओके। और वायोलिन में केवल मध्यमा किया हुआ है, उसमें विशारद तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि फिर तो मुझे एग्जाम देने का समय ही नहीं मिला, इतना व्यस्त रहता था। हाँ जी। ओके, तो आपकी विदेश यात्रा कब शुरू हुई थी जीवन में? जब मैंने पहले गोल्ड मेडल ले लिया था इलेक्ट्रिकल्स का 76-7 में जी, और उसके बाद जब मैं नौकरी पर लगने की तैयारी में था, मतलब छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी थी, उसी टाइम पहले मैं सप्ताह में जाने लगा। सप्ताह में समझ रहे हैं, जो भागवत सप्ताह आदि होते हैं। अच्छा। उसमें मैं वायोलिन बजाने के लिए जाने लगा, फिर प्रोग्राम में गया, और धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि ये जो है अखिल भारतीय संगीत नृत्य नाट्य अकादमी जी, उसके द्वारा विदेश यात्रा सरकारी रूप से हो सकती है। बाकी कथाकार के साथ तो अगर जाना है तो कभी भी जा सकते हैं, परंतु मेरी यही तमन्ना थी कि जो भी करना ये ऑन पेपर क्लियर कट करना और सरकारी धोरण से ही करना, गवर्नमेंट के सिवा। और ऐसे जैसे छोटे गांव वाले भजनी चले गए और जीवन में एक बार जाके विदेश से आ गए, बस फिर उसको कोई पहचानता भी नहीं, ऐसा नहीं, सर्टिफिकेट के साथ ही जाना आना, यह मेरी ख्वाहिश थी। इसलिए मैंने ये अकादमी में भी एग्जाम दे दिया और उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर दिया। बहुत खूब। अभी आपके बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे मेरे 3 संतान है। अच्छा। सबसे बड़ी लड़की यहाँ, आज मैं जामनगर से बोल रहा हूँ जी, तो यहाँ जामनगर में एसआर कंपनी की ऑयल रिफाइनरी है, रिलायंस के समान ही बड़ी है जी, रिलायंस के कंपटीशन में ही खड़ी है। अच्छा। वह एसआर कंपनी की ऑयल रिफाइनरी की मैनेजर है मेरी लड़की, बड़ी लड़की। अच्छा। और उनके मैरिज हो गए हैं, तो उनके घर वाले मतलब मेरे जमाई वे अबू धाबी में हैं, वहाँ फील्ड मैनेजर है। अच्छा। और दूसरे नंबर में छोटी लड़की है, दूसरे नंबर की लड़की है, वह स्टर्लिंग हॉस्पिटल बड़ौदा में मेडिकल ऑफिसर है। अच्छा। मतलब आरएमओ के रूप में सर्विस कर रही है। और सबसे छोटा लड़का है तीसरे नंबर पर, वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गांधीनगर में। अच्छा। मैं उसी कारण से गांधीनगर रहता। अच्छा। उसके साथ उसके भी मैरिज हो गए हैं, और उसकी पत्नी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही है, सर्विस कर रही है। मतलब आप अपने जीवन को तो सजाया संवारा, लेकिन अपने बच्चों को भी वेल सेटल्ड कर दिया है। न करना चाहिए न, क्योंकि वह भी मेरी जिम्मेदारी होती है। उसका मतलब ये है बहन जी कि मैंने कुछ नहीं किया है, परंतु घर का एटमॉस्फेयर और मेरी परवरिश की पद्धति जी, फिर तो ये 2 बातें मिल गई, फिर तो संतान अपने आप आगे आए ना, पढ़े लिखे सब अपने आप हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैं एक ही बात कह सकता हूँ, ये सब ईश्वर की कृपा। जैसे कहावत है ना कि हिम्मत है मर्दा तो मदद भी खुदा। सही बात है। अच्छा अविनाश जी, आपकी ये जो गोल्ड मेडलिस्ट है इलेक्ट्रिशियन में, और इतने कार्यकाल में आपने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं? हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैं मतलब बहुत ज्यादा आविष्कार में रुचि नहीं दिखाई है, क्योंकि जो आविष्कार करना था ये तो बहुत है, परंतु सब
उन व्यक्तियों के अनुसार उनको सरलता हो। जी। जैसे एक आविष्कार मेरा यह है, मैंने ऊपर बताया कि शॉक नहीं लगता है और विसल बचता है। उसके अनुसार उसमें थोड़ा फर्क करके अलग प्रकार से, जो क्योंकि वह सिस्टम है ना, उसमें 2 वायर होते हैं जी। और नया आविष्कार किया है उसमें एक ही वायर होता है। अच्छा। और एक वायर जिसके साथ जोड़ा गया, समझो एक कबर्ड के साथ, लोखंड के कबर्ड के साथ जोड़ दिया जी। तिजोरी है जैसे समझिए जी। तो तिजोरी में सब गहने पैसे आदि रख दिया है और दूसरे रूम में है, और ब्लाइंड पर्सन जो होता है कपड़ों के, तो दूसरे रूम में सोए हुए जी। वहाँ पंखा चालू है जी। फिर कोई चोर अंदर घुस गया और जैसे ही कबर्ड को हाथ लगाएगा तो और रूम में, जहाँ दूसरे रूम में सोए हुए हैं कपल, उनके वहाँ सायरन बजेगा और वो भी जितना भी रखना चाहेंगे उतना छोटा बड़ा आवाज है। अच्छा। तो वहाँ उसकी नींद उड़ेगी। फिर उसमें क्या होगा, क्योंकि है तो दोनों ब्लाइंड जी, मतलब कि अगर चोर आया है तो उसके पास हथियार भी होंगे जी। मतलब कि लड़ने की तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप उस रूम से उठकर वहाँ जाके केवल पूछेगा, कौन है भाई, क्या कर रहे हैं, इधर क्यों आए हैं, क्या काम है, ऐसा ही केवल पूछेगा तो चोर तो चला जाएगा अपनी रक्षा के लिए। कुछ ये लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु सामान सब बच जाएगा, चोरी नहीं होगा। क्योंकि एक बार चोरी हो जाए जी। फिर पुलिस स्टेशन के धक्के खाना ऐसा वैसा सब लाइन के लिए हार्ड पड़ता है। सही बात है, मेरी बात हाँ समझ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ये साइटेड के कंपैरिजन में हमें बहुत ही हार्ड पड़ जाता है। हमारे लिए समझो कठिन ही केवल नहीं, शायद असंभव जैसा हो जाता है। और अगर गए भी तो पुलिस हमें कोऑपरेशन देंगे नहीं देंगे यह भी अनिश्चित रहता है। अच्छे अच्छे साइटेड व्यक्तियों को भी कभी कोऑपरेशन नहीं मिलता है। लेडीज की कंप्लेन आती है, हमें किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, ऐसा सब होता है जी। तो हमें तो कौन जवाब देगा? सही है। हाँ, हमारे बारे में तो ये सब हंस कर निकाल देंगे जी। तो उससे तो अच्छा है कि चोरी ही ना हो। अगर तिजोरी तोड़ भी दी तो टूटी उसको रिपेयर हो सकती है, परंतु सामान चला गया उसको वापस लाना हमारे लिए तो लगभग असंभव जैसे। तो उससे तो अच्छा है कि चोरी ही ना हो जी। फिर एक तो मैंने पानी का भी रिसर्च किया है। अच्छा। उसमें ऐसा है, कोई प्रकार की एनर्जी या मशीनरी के बिना ही, जैसे पाइप से पानी टेरेस से नीचे आ जाता है, उसके लिए कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे नल खोलेंगे अपने आप टेरेस पर रखी टंकी से पानी नीचे आता है ना जी। उसमें एनर्जी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है जी। गुरुत्वाकर्षण से पानी नीचे आता है, तो वैसे ही पानी नीचे से ऊपर भी चला जाता है। अच्छा। हाँ, यह भी मैंने रिसर्च किया है और उसमें केवल 42 फीट तक ही मैं अब तक सक्सेस हो सका हूँ जी। उससे ज्यादा मैं अब तक मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ अगर बोरिंग से ऐसे पानी ऊपर आ जाए उसी पद्धति से तो फिर मैं उसको रजिस्टर करवा लूँ जी। परंतु वहाँ तक तो सक्सेस नहीं हुआ, केवल 42 फीट तक ही ऊपर ला सका हूँ पानी को जी। अच्छा अविनाश जी, एनर्जी या मशीनरी जी। अविनाश जी, जब ये सब चीजें करते हैं आप कोई साइटेड को साथ में रखते हैं? हाँ, रखना पड़ता है बहन जी, क्योंकि मैं वैसे करता तो हूँ स्वयं, परंतु इधर उधर ये सब चीजें लाना पकड़ने के लिए वैसे साइटेड अगर काम करता है तो उसके वो भी एक असिस्टेंट की जरूरत होती, हेल्पर होना चाहिए साइटेड के लिए भी जी। तो मेरे लिए भी होना चाहिए, यह तो स्वाभाविक है जी। क्योंकि बड़े बड़े लंबे लंबे पाइपों को ये रखना, पकड़ के रखना पड़ता है,
अगर फिक्स करने का प्रयत्न करें तो दीवार बिगड़ जाती है जी। खिला ठोक के दीवार को खराब करना ये भी अच्छा नहीं रहता है। इसलिए हाथ से पकड़ने के लिए एक असिस्टेंट की तो आवश्यकता होती है जी, क्योंकि 42 फुट लंबे पाइप को पकड़ना तो पड़ता है अपने आप तो रहने से सकता, और उसमें भी पानी भरा हो तो उसका वेट भी ज्यादा हो जाता है जी, इसलिए असिस्टेंट की तो आवश्यकता होती है जी। सही बात है। तो और क्या आविष्कार किए हैं आप? हाँ जी, एक ये पानी का सबसे बड़ा है। बाकी तो वैसे ब्लाइंड मैन के लिए तो बहुत से जैसे टेस्टर बना लिया है। जो टेस्टर आप समझ रहे हैं ना, डिश में जैसा होता है और उसके अंदर लैंप होता है, उससे साइटेड व्यक्तियों को पता चलता है कि यहाँ पावर आ रहा है या नहीं जी। तो साइटेड का सामान्य जो टेस्टर होता है उसमें केवल एक ही पता चलता है कि पावर आता है या नहीं आता है, करंट आ रहा है या नहीं, और कुछ पता नहीं चलता है। परंतु मैंने जो टेस्टर डेवलप किया है वो केवल ब्लाइंड ही यूज करता है ऐसा नहीं है। दोनों प्रकार के व्यक्ति यूज भी कर सकते हैं और उसमें दो बातें बता रहा है। एक तो पावर आ रहा है या नहीं आता है यह भी बताता है, और उसके साथ दूसरा यह भी बता रहा है कि पावर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। इलेक्ट्रिक की भाषा में उसे फेज और न्यूट्रल बोला जाता है। फेज पावर आ रहा है तो ज्यादा ही शॉक लग सकता है, और न्यूट्रल पावर आ रहा है तो शॉक तो कम लगता है, परंतु उसमें हमें अलग प्रकार की आवाज देगी, सुनाई देगी। जैसे अगर न्यूट्रल पावर आ रहा है मतलब नेगेटिव आता है जी, तो टिक 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 ऐसा बजेगा। और अगर पॉजिटिव पावर आता है मतलब ज्यादा शॉक लगने की संभावना होती है, बचना भी मुश्किल हो जा सकता है। अगर ऐसा कुछ पावर आता है तो उसमें ये सायरन बजती है, जैसे सायरन की तरह मतलब कंटिन्यू बजता है जी। तो हमें पता चलता है कि पावर तो आ रहा है परंतु रिस्की पावर भी आ रहा है, हमें संभल कर काम करना होगा। और एक ऐसा भी मैंने संशोधन किया है, ब्लाइंड इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए उपयोग में आता है। अच्छा। कि जैसे समझो आपके घर में कोई नुकसानी हो गई और पावर बंद हो गया। हाँ जी। समझिए आपका सीलिंग फैन चल नहीं रहा है जी, तो नहीं तो साइटेड व्यक्ति क्या करता है कि जितने भी जॉइंट्स होते हैं वायर के वहाँ उसको टेस्टर लगाना होता है, और कहाँ तक करंट आया कहाँ से बंद हुआ उसी प्रकार से उसको टेस्ट करके पता लगाना होता है कि यहाँ से करंट बंद हो गया। परंतु मैंने अपने लिए मतलब ब्लाइंड लोगों के लिए ऐसा टेस्टर बनाया है कि जिसमें डंके बजते हैं, मतलब हम ये बीप बीप ऐसा बजता है, और जितने नंबर के जॉइंट में गड़बड़ी है उतने ही बीप बजेंगे। गिनकर हमको पता चल जाता है कि चौथे नंबर के जॉइंट पर गड़बड़ हो गई है, पांचवें नंबर के जॉइंट के बाद में पावर आ नहीं रहा। मतलब एक जगह पर बैठे ही हमें केवल ये पावर देकर देख लेना होता है कि 4 जॉइंट के बाद गड़बड़ी हो गई है, 4 जॉइंट तक कंटिन्यू पावर आ रहा है जी, जिससे कि हम साइटेड से भी ज्यादा जल्दी रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीधे ही पता चल जाता है कि यहाँ ही मिस्टेक है। सीधे 5वें नंबर के जॉइंट पर पहले बैठे बैठे सोच लेना होता है कि कहाँ कहाँ जॉइंट है जी। काम करते हुए तो अनुभव हो जाता है ना। हाँ जी। फिर 5वें नंबर जॉइंट पर ही सीधे ही खोलना है और वहीं से रिपेयर करके कंटिन्यूटी ले लेना है जी। और एक बात इलेक्ट्रिक के काम में बहन जी, हमें ब्लाइंड लोगों को इसलिए मैं जोड़ना चाहता हूँ जी कि इलेक्ट्रिक में केवल 2 ही काम करने होते हैं,
मतलब दो ही बाबत अंदर शामिल होती है। पहली बाबत कंटिन्यूटी, मतलब करंट की कंटिन्यूटी आप समझ रहे हैं जी। सातत्य जिसको हिंदी में कहेंगे, सतत करंट आना चाहिए, बीच में कटना नहीं चाहिए जी। तो एक बात है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी अगर कट जाए तो करंट पहुंच नहीं पाता है और इलेक्ट्रिक का जो भी हो सामान या कोई साधन चल नहीं रहता है, चल नहीं सकता है जी। मतलब एक कंटिन्यूटी कंपलसरी है, दूसरा है मैकेनिज्म, कहाँ होल्डर फिक्स करना है, कैसे उसमें लैंप बिछाना है और कहाँ स्विच रखना है, और वहां से स्विच रखते हुए मतलब नीचे स्विच रखे तो ऊपर लैंप जलना चाहिए जी। यह कैसे करना है, यह मतलब मैकेनिज्म जो होता है वह मैकेनिज्म और कंटिन्यूटी दो बातों के सिवा तीसरी कोई बात ही नहीं होती इलेक्ट्रिक में। इसलिए मुझे इलेक्ट्रिकल्स में ब्लाइंड को जोड़ने की इच्छा है। दूसरी जोड़ने की इच्छा का कारण यह भी है कि जैसे संगीत का प्रोग्राम समझिए आपके घर मुझे देना है तो मुझे आपके घर आना पड़ता है जी। और आपके घर पे आने के बाद भी दूसरी ये तकलीफ है जिसको जो सबको पता तक नहीं चलता है कि मुझे आपके डिपेंड हो जाना पड़ता। जैसे पानी पीना है तो आपको बताना होगा कि बहन जी पानी पीने की कुछ व्यवस्था करो। अगर बाथरूम जाना है तो आपको ही बोलना पड़ेगा कि बहन जी मुझे बाथरूम जाना है, बताइए कहाँ है जी। और आपको मेरे साथ में चलना पड़ता है, आपका काम रोक के सब काम कहीं भी रुक जाता है, आपका भी रसोई कर रहे हैं आदि जी, परंतु मेरे साथ चलना पड़ता है बाथरूम तक जी। ऐसा सब मैं भी सेल्फ डिपेंड नहीं होता हूँ और आपको भी परेशान करता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ जी तो आप स्वयं बाइक लेके मेरे घर पे आएंगे कि सर ये पंखा चल नहीं रहा है, देख लीजिए जरा जी। और मैं देखने के बाद आपको बताऊंगा कि परसों ले जाना 300 रुपये खर्च होंगे। तो परसों आप जब फैन लेने के लिए आएंगे तब भी 300 रुपये साथ में लाके मेरे घर पे आएंगे। मैं अपनी कुर्सी टेबल पर बैठ के रिपेयर करूंगा और आप पंखा आपको टेस्ट करवा के दिखा दूंगा कि देखिए ये यहाँ घूम रहा है जी। अब घर जाके आपको फिट कर लेना जी। और ऐसे काम ज्यादातर लड़के और बड़े आदमी कर लेते हैं। तो मुझे आपके घर धक्का खाने की जरूरत नहीं रहे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ब्लाइंड के लिए। और तीसरा बेनिफिट हमारे लिए यह भी है कि हम काम कर लेते हैं और ये जैसे समझिए अब तो 100% बिजली आ गई है सब गांव में। मतलब कि जो ब्लाइंड व्यक्ति होगा पढ़ा लिखा तो ठीक है, शायद अनपढ़ भी होगा तो केवल इलेक्ट्रिक का ट्रेनिंग ले लेगा तो वह अपने गांव में ही अपने घर में ही बैठकर शाम को 100, 200, 500 रुपये ले लेगा और स्वरोजगार कर लेगा अपने आप जी। दूसरी बात यह है कि अब पोल पर से जो इलेक्ट्रिक पावर आता है उसमें ज्यादा ही वोल्टेज होते हैं तो शॉक लगने का डर अब ज्यादा है, फिर भी काम हो सकता है। तो अब तो सोलर इलेक्ट्रिकल आ गया है, मतलब अपनी टेरेस पर सोलर पैनल रखा होता है और उससे निकल कर पावर आता है, वह अपने घर में उपयोग में आता है तो उसमें शॉक तो लगेगा नहीं, तो बिना शॉक के काम करना है, मतलब और भी अच्छा हो गया ब्लाइंड के लिए। और तीसरा, अब इलेक्ट्रिक से चलने वाले प्लेन तक के सभी व्हीकल बन चुके हैं, बाइक भी बैटरी से चलते हैं, कार भी चलती है और फिर ये प्लेन तक इलेक्ट्रिक से चलते हैं, सोलर इलेक्ट्रिक से चलते हैं। इसलिए ब्लाइंड अपने कंपाउंड में लाकर भी अपने रीच से जी और अपनी अनुकूलता से वाहन भी रिपेयर कर सकता है। मतलब गैरेज में हम लोग काम नहीं कर सकते ब्लाइंड लोग, परंतु अब इलेक्ट्रिकल
व्हीकल में भी अच्छा काम कर लेते हैं जी। और सबसे बड़ी बात शायद आपको समझ में आए ना आए जी, परंतु यह है कि ब्लाइंड होने के कारण हमारा समाज में जो मान मोभाव होना चाहिए, हमारी जो इज्जत होनी चाहिए, साइटेड व्यक्ति के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। परंतु मैंने ये सबसे पहले बताया, इसी अनुसार जितनी हमारी जरूरत पड़ेगी उतनी हमारी आबरू इज्जत बढ़ेगी जी। और हमें अगर प्राथमिक ज्ञान होगा इलेक्ट्रिक का तो उसके बारे में हम एजेंसी भी रख सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं जी। और इलेक्ट्रिक की समझो एजेंसी रख ली, व्यापार करने लगे, जो टैलेंट व्यक्ति कर सकते हैं, सबका तो काम नहीं है, परंतु अगर इलेक्ट्रिक का व्यापार करते हैं तो बड़े आदमी के रूप में बाजार में भी हमारी कीमत बढ़ेगी जी, और हमारी इज्जत आबरू आगे आएगी, हमें बहुत ये प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मैं ब्लाइंड के लिए इलेक्ट्रिकल्स की बात ज्यादा से ज्यादा करने की बात कर रहा हूँ। और एक बात यह भी है कि जैसे कंप्यूटर सिखाया जाता है जी, उसी प्रकार अगर ब्लाइंड संस्थाओं में इलेक्ट्रिकल्स को सिखाने की बात शुरू हो जाए कि अगर ब्लाइंड लड़कों को संस्था में छोटी उम्र से ही सिखाया जाए तो संस्था को 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं ज्यादा करके रोड पर ही होती, उससे अगर लड़के काम करने लगेंगे और संस्थाएं जैसे फाइल बुक्स आदि बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे गृह उद्योग करते हैं जी, और उसको बेच के पैसे कमाते हैं, उसी प्रकार संस्था को लाभ मिलने लगेगा। इलेक्ट्रिक का अगर रिपेयरिंग चालू करेंगे तो जी, तो संस्थाओं को भी पैसे लेने के लिए, डोनेशन के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बेचना और रिपेयर करना दोनों चालू हो तो संस्था का खर्च भी खड़ा हो जाएगा अपने आप, और उसको सरकार के सामने भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, छोटी उम्र में ही लड़के को सब अनुभव हो जाएगा प्रैक्टिकल, और फिर बाहर निकलेगा लड़का तो अपने आप अपने गांव में भी काम कर लेगा और उसको रोजगार ढूंढने के लिए या सरकार के सामने हाथ फैलाने के लिए कहीं एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी बात कि अगर लड़कियां ये सब सीखे जी तो ससुराल जाके जैसे साइटेड लड़कियां सिलाई आदि काम करके 25-50-100 रुपये ले लेती है और ससुराल को मदद कर देती है, उसी प्रकार ब्लाइंड लड़की भी अपने ससुराल को ये इलेक्ट्रिक काम करके 25-50-100 रुपये की सहाय कर सकती है। इसलिए ये सब ब्लाइंड के लिए नया रास्ता खुलना चाहिए। और मैं इसीलिए समझाना चाहता हूँ कि जैसे कंप्यूटर के बारे में आज से 20 साल पहले कोई ब्लाइंड कुछ नहीं जानता था और कुछ नहीं कर पा रहा था, परंतु संस्थाओं ने ये सिखाना शुरू किया तो आज हर एक ब्लाइंड भाई और बहन दोनों कंप्यूटर मोबाइल सबका आसानी से यूज कर लेते। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रिक का अभी से सीखना शुरू कर दें तो वाहन का, घर का, सब इलेक्ट्रिक काम ब्लाइंड लड़के और लड़कियां भी आराम से करेंगे और हमारा जीवन ही अलग प्रकार का बन जाएगा, जिसे हमें कहीं भी हाथ फैलाने की या बेचारा होने की जरूरत। ये मेरे अंगत विचार है बहन जी। जी अविनाश जी, आपके इतने अच्छे अनुभव है और हाथ भी साफ है इस मामले में, एक इलेक्ट्रिसिटी में। आपने कोई इंस्टीट्यूशन खोला सिखाने के लिए? नहीं, इंस्टीट्यूशन खोलने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा विचार ऐसा है कि इंस्टीट्यूशन खोलने से पहले ही हमें पॉलिटिकल सोच शुरू कर देनी होती है। और पॉलिटिकल सोच में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ
जुगाड़ जैसा होता है। जैसे जुआ खेलने पर कुछ ना कुछ तो गलत करना ही पड़ता है, तभी जुआ खेलने में प्रॉफिट होता है, नहीं तो नुकसान ही होता है जी। उसी प्रकार मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ तो गलत करना ही पड़ता है, नहीं तो नुकसान हो जाता है जी। बेनिफिट के लिए कुछ गलत करना ही पड़ता है। इसलिए मुझे इंस्टीट्यूशन खोलने की बात तो दूर, परंतु इंस्टीट्यूशन में कहीं ओहदे पर बैठना भी पसंद नहीं। और मैं अब तक कभी किसी इंस्टीट्यूट में किसी भी ओहदे पर नहीं आया हूँ। हाँ, सबका मेंबर होता हूँ, घर बैठे सब जानना करता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट ने यह काम किया, यह किया, मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है बस जी। तो अविनाश जी, अगर कोई सीखना चाहते हैं आपसे इलेक्ट्रिक का काम, क्योंकि आपने इतनी सारी फायदे बताई और दृष्टिबाधित के लिए आपने खास करके इतने सारे आविष्कार किया ताकि वो सहज रीति से सीख सके, काम कर सके, तो कैसे आपसे संपर्क करें? आप सिखाएंगे उनको? हाँ, उसमें अब दो बात हुई है भाई जी। पहली बात तो यह है कि मैं सिखाना चाहूंगा और पूरी मदद करूंगा जी। सबसे पहले मेरे फोन नंबर देता हूँ जी, जिससे कि पूछना भी कुछ चाहे तो मुझे कोई भी पूछ सकता है जी, और सीखना भी चाहे तो मेरा संपर्क कर सकता है जी। पहला फोन नंबर है 9408727295 और दूसरे फोन नंबर है 9825223079। दोनों नंबर से मेरा संपर्क हो सकेगा जी। और अब सिखाने की बात में यह कहना होगा कि मेरी उम्र 65 साल की हो गई है इसलिए अगर किसी को सीखने की इच्छा है तो जितना भी हो सके जल्दी शुरू करें सीखना, क्योंकि आज से 10 साल के बाद अगर मैं जीवित भी रह गया, संभावना तो शायद कम है, अगर मैं जीवित रह भी गया तो भी फिर अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाऊंगा और सिखाने में भी मुझे बहुत तकलीफ होगी। इसलिए जल्दी से जल्दी सीखने का शुरू करने का प्रयत्न करें। और दूसरी बात यह है कि संस्था वाले इसके बारे में सोचें और शुरुआत करें। और उसमें भी यह बात है कि मेरी फैमिली की पोजीशन ऐसी है कि मैं संस्था में सिखाने के लिए भी परमानेंटली रह नहीं पाऊंगा जी। मतलब उसको सिखाने के लिए किसी साइटेड व्यक्ति को ही चुनना होगा जी। परंतु उसमें ये कठिनाई होगी कि साइटेड व्यक्ति को जैसे ही संस्था वाले बात करेंगे तो वे तुरंत ही कहेंगे आपका ये काम ही नहीं है, आप सीख ही नहीं सकते हैं। और विद्यार्थियों के बारे में तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि शौक लगेगा तो अपने ऊपर रिस्क आ जाएगा और अपने को सबको जवाब देना होगा जी। इसलिए सिखाने के लिए ही तैयार नहीं होंगे तो उस समय में मुझे जाना पड़ेगा और 2-4 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा और विद्यार्थियों को भी मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा और साइटेड व्यक्ति को भी बाजू में बिठाऊंगा और उसको समझाऊंगा कि तुझे इस प्रकार सिखाना होगा जिससे शौक नहीं लगेगा, करंट की कोई मुश्किल भी नहीं होगी और अच्छी तरह से सीख पाएगा, क्योंकि यह कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटी। सही बात है कि जैसे आप बहन लोग रोटी बनाते हैं जी, पुरुष सन्मुख बैठकर हर रोज देखता है परंतु रोटी बना नहीं पाता है। सही है। बनाने के लिए आप लड़की को अगर सिखाना चाहते हैं तो आपको उसके पास रोटी बनवाना पड़ता है जी, तभी लड़की को भी रोटी बनाना आता है। अगर केवल देखेगी तो उसे नहीं आएगा। उसी प्रकार ब्लाइंड देखेगा तो नहीं जी, तो उसको हाथ पकड़कर प्रैक्टिकली सब दिखाना होगा कि यह होल्डर है, इसके इतने पार्ट हैं, उसको यहाँ वायर लगाना है और इस घिसी में लैंप के खूंटे मिलाकर ऐसे फिट करना है, नहीं तो लैंप नीचे गिरेगा।
ये सब समझाना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे सबसे पहले साइटेड को समझाना होगा और फिर वह साइटेड ये सब ब्लाइंड व्यक्ति को समझाएगा। और उसमें भी मेरी तो इच्छा यही है कि केवल एक संस्था नहीं परंतु 4-5 संस्था ऐसा काम करे मिनिमम, और ज्यादा नहीं तो कुछ नहीं, 5-5 बच्चों को हो ही सिखाए। फिर तो वे 5 बच्चे और 5-5 बच्चों को सिखाएंगे जी। परंतु उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो कभी भी मेरी सहायता उसको हमेशा के लिए मिलती रहेगी। और दूसरी बात यह है कि संस्थाओं को अगर ये सिखाने का शुरू कर दिया तो और भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में केवल नहीं परंतु ज्यादातर संस्था जब फंक्शन करती है पैसे लेने के लिए या कहीं किसी भी हेतु से, तो फंक्शन में ज्यादातर माइक में विसल बजती है, माइक अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं, ऐसा वैसा बहुत तकलीफ होती है। और उस समय उसे साइटेड व्यक्ति को पैसे देकर बुलाना पड़ता है जिससे कि अच्छी तरह माइक चल सके। परंतु अगर ब्लाइंड विद्यार्थी ही ये सब काम संभाल ले तो मैं समझता हूँ फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन सक्सेस हो जाए। और उसमें जितना भी काम करना चाहे अच्छे से अच्छा काम हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी बहुत बाबतें हैं कि जिसमें ब्लाइंड विद्यार्थी सब काम कर, तो संस्था को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने अविनाश जी। और अंत में जाते जाते ये दूर दराज में, गांव में, रूरल बेल्ट में जहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, वहाँ पर भी इस सामुदायिक रेडियो के जरिए बहुत सारे दृष्टिबाधित और दृष्टिवान दोनों साथी सुनते हैं इस रेडियो को। आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन सभी को? हाँ जी, 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, साइटेड भी और ब्लाइंड भी, ब्लाइंड को अधिक समझना होगा। मैंने पहले कहा उसी प्रकार हमने गॉड गिफ्ट मिली है हमें, और उसके अनुसार हमारे पास ज्यादा और प्रवृत्तियां नहीं है, कुछ कम है साइटेड के समान, तो हम सोच सकते हैं अच्छी तरह से। और उसके लिए हमें भगवान ने साइटेड के समान ही समय दे दिया है। तो ब्लाइंड विद्यार्थियों को छोटी उम्र से ही ऐसी आदत डालनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सोचें, मनन चिंतन करें और समझें, जिसे उसे याद रहेगा। जो क्योंकि दिमाग के 2 पहलू होते हैं, 2 भाग हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में सब आ जाता है परंतु निकल जाता है थोड़े समय के बाद। अगर अनुभव कर लिया या मनोमंथन कर लिया और उससे रास्ता निकाल लिया तो वह बात अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए रह जाती है। इसलिए प्रगति करने की पहली सबसे बड़ी बात अनकॉन्शियस माइंड में डालना होता है। तो जागृति पूर्वक जो भी समझे उसको याद रखने के लिए अनकॉन्शियस माइंड में डालना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा समय के लिए परिश्रम करना चाहिए। जितना भी परिश्रम अधिक करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और परिश्रम जितना भी कम होगा उतने हम पीछे रहते जाएंगे। और ब्लाइंड भाई बहनों को खास, क्योंकि प्राइमरी अभ्यास सबको ब्लाइंड स्कूल में रहते हुए ही करना होता है, वहाँ समय बहुत होता है परंतु कभी कभी उसका उपयोग आलस्य में कर दिया जाता है जी। तो आलस्य को त्याग कर खास ब्लाइंड भाई बहनों को उसी समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार जाने के बाद कभी भी समय वापस नहीं मिलता है जी।
अविनाश जी, अंत में एक और सवाल है आपसे। आपने इतनी सारी उपलब्धियां पा लिया है और इतने अच्छा प्रवक्ता भी है आप। कम से कम अभी आपकी परिवार, पिताजी, ये सभी आपसे मिलते हैं? नहीं, हयात नहीं है, गुजर गए हैं। पिताजी माताजी दोनों। अच्छा। और तीन भाई और एक बहन थे, उसमें से एक भाई गुजर गया है, 2 भाई और एक बहन है। अच्छा। वे मेरी जरूरत ही उनको कभी कभी पड़ जाती है और मैं सबसे बड़ा हूँ, इस नाते व्यवहारिक रूप से भी मुझे फैमिली के अनुसार, ज्ञाति के अनुसार सब काम करना पड़ता है। इसलिए मिलते तो है और ज्यादातर मिलना ही पड़ता भी है, क्योंकि ज्ञाति का काम आ जाता है। कुटुंब के लगते मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए उनको जरूरत भी पड़ती है, तो मिलते रहते हैं। और पिताजी जाने से पहले आपसे कुछ ऐसे बातें कही, कभी उनको महसूस हुआ कि मैंने इसकी परवरिश नहीं की है? हाँ, पिताजी मिलते थे, बहुत सब अच्छी तरह से करते थे, परंतु हमारे गुजराती में एक कहावत है, वैसा तो अनुभव होता ही था। कहावत ऐसी है कि पानी बिना, मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूँ, कि पानी बिना का अगर खाली कुआं तो माँ मरने के बाद वैसा ही हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? बिना पानी के जैसे खाली कुआं, उसको क्या करना, उसका उपयोग क्या? कुछ नहीं जी। वैसे ही बिना माता का बाप मुआ का मतलब मर गया, समझना जी। उपयोग में नहीं आता है, केवल कहने के लिए पिता होता है, क्योंकि फिर तो माँ कहे वैसा करना होता है ना उनको जी। इसलिए उसके अनुसार करना पड़ता है, हमारी ओर ध्यान नहीं देते जी। स्वाभाविक रूप से ही ऐसा हो ही जाता है। मतलब कि मेरा जीवन ही ऐसा हुआ, अचंभित कहो तो भी चलता है, कि 2 घोड़े पर सवारी की और वैसे जीवन का सफर तय किया। उसमें स्थिति भी अच्छी मिली, मेरा ये यश भी मिला, मेरा संतोष भी हुआ जी। और छोटी उम्र में मैंने कष्ट भी इतने सहन किए और अब मुझे ईश्वर ने शांति भी ऐसी दे दी, क्योंकि संतान भी अच्छे निकले जी। भगवान की कृपा है ये सब बहन जी, मैं तो ऐसा समझता हूँ। सही बात। और मैंने अपनी नौकरी के साथ 3 धंधे किए, ये भी समझने की बात है। परिश्रम के बारे में मैं अपने बारे में बताता हूँ जी, कि एक तो नौकरी की सुबह के टाइम में, मतलब सवेरे 6 बजे मैं घर से निकल जाता था, 5:45-6 बजे सुबह में जी। और लगभग 1-1:30 बजे दोपहर को नौकरी पूरी करके घर में आता था जी। फिर खा के, मतलब ये दोपहर का भोजन लेके तुरंत ही मैं इलेक्ट्रिक का काम करने लगता था, अपने शॉप चलाता था। और यह भी बात आपको याद दिला दूं जी, कि एशिया भर में प्रथम रिकॉर्ड पर आया हुआ ब्लाइंड इलेक्ट्रिशियन हूँ, तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक स्टोर करने वाला भी एशिया में मैं प्रथम ही ब्लाइंड हूँ जी। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक शॉप शुरू किया था, स्टोर, और रिपेयरिंग भी करता था और होम सर्विस भी देता था, घर घर जाके रिपेयर कर देता था। अच्छा। और इसीलिए दोपहर से ये काम शुरू करता था रात 10 बजे तक जी। रात 10 बजे ये स्टोर हमारा बंद होता था और घर जाके सोता था, परंतु वायोलिन बजाने के लिए कभी कभी प्रोग्राम में जाना पड़ता था। अच्छा। तो मैं प्रोग्राम में भी जाता था वायोलिन आर्टिस्ट के रूप में। प्राणलाल व्यास से प्रफुल्ल दवे तक मैंने सबके साथ वायोलिन बजाया, और कितने ही 315 शास्त्रियों के साथ मैंने वायोलिन बजाया कथा में। अच्छा। तो इसके लिए मैं 3 बिजनेस करता था, नौकरी भी करता था, इलेक्ट्रिक का काम करता था और संगीत का प्रोग्राम भी करता था जी। इसीलिए मैं इतने तक आगे बढ़ सका, क्योंकि पैसे की भी जरूरत होती है जी। और जब मैरिज हुए तो मेरी मिसेस कंप्लीट अच्छी थी,
जी। किसी प्रकार की भी उसको शारीरिक तकलीफ नहीं थी। और क्योंकि मेरे पिताजी भी मेडिकल ऑफिसर थे, मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता था, और उस टाइम गवर्नमेंट जॉब की इज्जत आबरू और कीमत बहुत ज्यादा थी, तो मैं भी बहुत ये नौकरी करता था गवर्नमेंट की, इसलिए मुझे अच्छी मिसेज मिल गई, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। यद्यपि बाद में तकलीफ हो भी गई, तीनों संतानों के जन्म के बाद मेरी मिसेज को पैरालिसिस का अटैक आ गया, और अब तो वृद्धावस्था के कारण वह खड़ी भी नहीं हो सकती है। बैठे ही बैठे सब काम करना पड़ता है, परंतु स्वाभाविक रूप से देखते ही सब समझ जाते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो मुझे ऐसी मिसेज मिली, परंतु वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था जी। उसका अवसान होते होते बच गया। इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई थी पैरालिसिस, बहुत मुश्किल से जान बची जी। अविनाश जी, हमें लगता है हम कितना भी बातें करें, आपसे सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और हम फिर से हम आपसे जरूर मिलेंगे और भी बातें जानेंगे आपके जीवन से संबंधित। और रेडियो मधुबन आपको आपकी उपलब्धियों को, आपकी जज्बे को, और आपने जितने भी आविष्कार किया है उन सभी के लिए सलाम करता है, नमन भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमसे जुड़े मन की आंखों से इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी दृष्टिबाधित साथियों के लिए आपने एक रास्ता दिखाया। तो दृष्टिवान साथियों को दृष्टिबाधित साथी क्या कर सकते हैं, वो आपने अपने जीवन से एक उदाहरण साबित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, और मुझे ये मौका देने के लिए मधुबन रेडियो का, रिकॉर्डिंग क्लब का, और आप सब परिश्रम करने वालों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे अविनाश भाई जी को। आप गुजरात गांधीनगर से हैं। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।